हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के। उसी के अंतर्गत दोस्तों यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी आज पढ़ेंगे पिता, जो ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी है। दोस्तों कुल 21 कहानियाँ लगी हैं। लगभग मैं 10 से 15 कहानी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। दोस्तों कल इसके पहले मैंने जो है कि राजा निर्बसिया की कहानी अपलोड किया था। आज ये है कहानी पिता। पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। सबसे पहले आपको बता दूंगी दोस्तों, कहानी से संबंधित इसके विकास यात्रा से एक मेरा वीडियो आएगा जिसे मैं फर्स्ट में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद आप सभी क्रम वाइज कहानी को देखिएगा, फिर लास्ट में मैं कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेके आऊँगी। आइए मेरे साथ पूरी कहानी का पाठ करते हैं। बीच बीच में आप जो कोटेशन होंगे मैं इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर दी हूँ, आप उन्हें जरूर याद रखिएगा। आइए पूरी कहानी मेरे साथ पाठ कीजिए। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरह करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से चुप्पी में खलन पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। मतलब बहुत रात बीत चुकी थी। उसे लगा कि मैं किसी को डिस्टर्ब कर दूंगी। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिले के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोगों को एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। क्या है? आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे कितने लोग मिले, उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी तक सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि में भी एक डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज हुआ सकती। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर बिल्ली को रोना चुप कराया, जो शुरू हो गया था। थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे से गच पर कई बार फटका और उसी दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगी कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठे पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। क्या करता है? पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता डोलता। उनका यह वाक्य जो निरंतर व्यर्थ
जो निरंतर व्यर्थ है। अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, आगे भी क्या करेगी, गर्मी रहेगी। क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो आओ करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेध वेद न लगा सके। गांव है ना। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे के एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह तो काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पैंड स्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन के अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगते हैं। झल्लाने लगते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने के चौक से आते 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा बड़े भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जिन्हें उसे छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भाव सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू से ही जोर देते हुए अपनी अमावट, मतलब जो आम से बना होता है, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरे द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगवा कर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगलते हैं। बच्चों को गुस्सा आता है। ये दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती मंगाकर किस कहानी में कहा गया, ऐसा एक प्रश्न आया था, आप याद रखिएगा। अब आगे चलेंगे। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाए। ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगती। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्ते को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। कुत्ते को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीस हुई। एक बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, चौकीदारी की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ की दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना, कभी कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए।
रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटाइए, मुझे यहाँ घसीटते हैं। लोगों को बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घिरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खिजे हीरे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे। झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार के अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा शरीक ही किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंपृक्ति के कारण व्याकुल और अधीर हो तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घुसने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात भी भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ गए। मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपालिटी मार्केट के छोटे मोटे दर्जी से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एडनसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क दिया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए वहाँ सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर अकब काकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वो अपने आम को खोजने के लिए निकल गए। अब सुनाई पड़ी हो। कहानी थोड़ी छोटी है दोस्तों, तो थोड़ा कम समय में हम इसे जल्दी से कवर कर लेंगे। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका सा पीठ के पसीने से बनियाइन चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत विनयवत रामायण और गीता। याद रखिएगा दोस्तों, लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता उनके पहले युवा काल में जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोच कर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकें में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तभी उसका बच्चा कुन मुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि वे देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उन्हें संदिग्धावस्था में देखकर बहुत से बेकार ग्रंथों द्वारा हलकान करना शुरू कर दें। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की टप टप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन में
लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते। ऐसा गाँव में अभी भी होता है। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसका पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में यह विचार आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उन्हें विषाद क्या था? सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पितरों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं? लगता है दीवारों पर भी पसीना चूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पासवी हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। लेकिन हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। क्या है? कहीं अधिक प्रबल पिता है। और उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 से वर्ष 50 रुपये महीना भेजता रहा। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता उनके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घट कर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं। यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता का बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं। पिता को किस शब्द से संबोधित किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, भीमकाय दरवाजे की तरह, जिसे टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोकोट शेड से उठती इंजनों की सटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़े की टापे, न झड़कते कुत्ते की भोभो, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजह और भी विभत्सता में बोल रहा है। रात में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मरसा गया। उसको उम्मीद हुई कि कभी भी समय दूर या पास के कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टन जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले को भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी और इस समय
यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों के हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे का घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने दो तीन कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसमें इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। कभी अभी ही उन्होंने हे राम तू ही कहा। क्या हे राम तू ही, ऐसा कुछ वो कहने लगे। सहारा है कहकर जम्हाई ली, ऐसा उन्होंने कोई दब कर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर रख लिया और वहीं सुराही के प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बांध तक कर रहे थे। सुराही से तर कर रहे थे, मतलब उसको गीला कर रहे थे। सुराही के खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया। पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उसका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उस उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो पिता कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। और ज्ञानरंजन जी हैं वो पहल पत्रिका के संपादक हैं दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पहल पत्रिका किसकी है, तो ये ज्ञानरंजन की है। और ज्ञानरंजन जो है ये अंग्रेजी में कहानियाँ का अनुवाद भी करते थे और रूसी भाषा में भी। तो कई भाषाओं के ये जानकार थे। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं जिसे आप नोट डाउन कीजिएगा। फेंस के इधर उधर 1968 में है। यात्रा 71 में है। छड़जीवी 1977 में है। सपना नहीं 1977 में है। घंटा है, एक वहीगमन है, अनुभव है, अमरूद का पेड़ है, छलांग है, पिता है जो आप अभी पढ़ रहे थे, रचना प्रक्रिया है और शहर गांव का वातावरण है, दोनों मिला के, बिल्ली का रोना, कौवे का, ये सारा चीज़ दिया हुआ कहानी में जिसे आपने देख लिया। और पिता ज्ञानरंजन की एक प्रसिद्ध कहानी है, पात्र भी आपने देख लिया दोस्तों। तो ये रही कहानी। और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि अन्य कोई आप कहानियाँ और उपन्यास आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, अगर कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर एक एक कमेंट को रीड करती हूँ दोस्तों। यदि आप कहानी को पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आप बने हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, तभी मैं समझ पाती हूँ बच्चे मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।